हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है हम शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो है सीडीपी का जो क्लास है करने वाले हैं। पुट वाले क्वेश्चन हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर आप जो है नए हैं, जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाल विकास में जो है कथन यहाँ पर दिया गया है, बाल विकास में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था के रूप में परिवार की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये हमारे यहाँ पर कथन दिया हुआ है। कारण यहाँ पर दिया हुआ है, परिवार से ही बच्चा भाषा, जीवन के मूल्य, नैतिक मान्यताएं तथा सामाजिक व्यवहार का प्राथमिक जो पाठ है वो सीखता है। तो यहाँ पर जो कारण है दिया हुआ है। अब आपको इनमें से बताने की कौन सा आपका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन पहले यहाँ पर दिया गया है, कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करती है। दूसरा दिया गया है जो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है, कथन सही लेकिन कारण गलत है। और यहाँ पर अगला हमारा ऑप्शन दिया है डी नंबर, कथन और कारण दोनों यहाँ पर गलत है। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कथन और कारण है दोनों पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, सही है। और जो कारण है कथन की सही तरीके से व्याख्या भी करते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा है उसका जो प्राथमिक विकास का जो संस्था है, प्राथमिक संस्था उसका परिवार ही होता है। परिवार से ही बच्चा जो चीज़ें हैं सबसे पहले सीखता जाता है। जैसे भाषा सीखता है, बोलना सीखता है, जो भी जीवन का जो मूल्य है उसको सीखा जाता है, नैतिक जो मान्यताएं होती है, सामाजिक व्यवहार है, तो इन सबको किससे सीखता है, बच्चा जो है सबसे पहले अपने फैमिली, अपने परिवार से ही सीखता है। तो ये इसका क्या होता है, प्राथमिक संस्था यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर पहला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। कथन यहाँ पर दिया गया है, एक जो शिक्षिका को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक समस्या मान करके अनदेखा करना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर कथन दिया हुआ है। कारण दिया हुआ है, और सभी बच्चों के सीखने की जो गति, रुचि और क्षमताएं बिल्कुल एक समान होती है। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देखिए, कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया कि कथन कारण दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या जो है नहीं करता। कथन सही है लेकिन कारण गलत है और यहाँ पर कथन और कारण दोनों गलत है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कथन और कारण दोनों पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाते हैं। देखिए क्या बोला गया है, कोई भी मान लो टीचर है तो उसको कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या कर देना चाहिए, समस्या मान करके अनदेखा करना चाहिए। देखिए, कोई भी क्लास है तो उसमें अलग अलग जो है भिन्नताएं होती रहती है, तो ये जो है समस्या नहीं है, इसको अंदाजा जो अनदेखा है हमको नहीं करना चाहिए एक शिक्षक के तौर पर। दूसरा चीज क्या, अगला यहाँ पर दिया गया है, सभी बच्चों के सीखने की जो गति है, रुचि और क्षमताएं बिल्कुल एक जैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी बच्चा है तो कई बच्चा जो है चीज़ों को जो है लेट से सीखता है, कई बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चा जो है सीखने का जो गति एक समान नहीं होता। तो इसी कारण से ये जो आपका कारण है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा और कथन भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। कथन सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन उपकरण के रूप में कार्य करती है। दूसरा दिया गया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेपीडी बच्चे के स्वयं प्रदर्शन और किसी वयस्क की सहायता से किए गए प्रदर्शन के बीच का अंतर होता है। और अगला दिया गया है, ढांचा, इसको क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बच्चे को दी जाने वाली स्थायी तथा अपरिवर्तनीय सहायता होती है। ये तीन कथन यहाँ पर दिया गया है। इनमें से आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा जो कथन है ये आपका सत्य हो जाएगा। और देख सकते हैं सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पहला और जो दूसरा कथन है वही हमारा सत्य है। ये जो तीसरा वाला जो कथन है आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सबसे पहले कथन एक के बारे में बातें करते हैं। तो जो भी विकास है उसमें भाषा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होता है, साधन होता है। इसी के माध्यम से जो बच्चा है काफी अच्छे तरीके से विकास कर पाता है। दूसरा चीज क्या, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको क्या बोला जाता है, जेपीडी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के स्वयं प्रदर्शन और जो किसी भी वयस्क के द्वारा प्रदर्शन के बीच का अंतर होता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा कथन दिया गया है, ढांचे या फिर इसके फोल्डिंग, ये जो है बच्चे को दी जाने वाली क्या होती है, एक अस्थायी यहाँ पर जो है अपरिवर्तनीय सहायता होती है, अस्थायी होती है जो है। जैसे बच्चा जब चीज़ों को सीख जाता है तो वो जो मदद देना है उसको क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसी कारण इसको जो है ढांचा बोला जाता है। बच्चे के सीखने तक एक ढांचा तैयार किया जाता है, जब वो जो है सीख जाता है तो उस ढांचे को यहाँ पर
हटा दिया जाता है। इसी कारण से आपका तीसरा कथन यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर आपका कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर के 7 वर्ष में बच्चा वस्तु स्थायित्व पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है। दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से ऊपर में बच्चा जो है परिकल्पित निगमात्मक तर्क यहाँ पर करने की क्षमता इसको हो जाता है। और लास्ट यहाँ पर तीसरा कथन दिया गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 में बच्चे में संरक्षण तथा वर्गीकरण की जो क्षमता है उसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ये 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य हो जाएगा। तो इसका चलिए राइट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, ये जो है आपका गलत कथन यहाँ पर हो जाएगा। केवल जो 3 है इसमें यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। कैसे गलत कथन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से लेकर के 11 वर्ष में बच्चे में संरक्षण और वर्गीकरण का जो क्षमता है उसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर कथन दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। इसी अवस्था में इस गुण का यानी कि जो संरक्षण है और जो वर्गीकरण गुण का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है, ये जो गुण है वो विकसित होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अभाव पाया जाता है। इसी कारण से आपका यहाँ पर कथन जो 3 है गलत हो जाएगा। और ये जो चीजें हैं, ये जो कथन है ऊपर वाले बिल्कुल यहाँ पर सही होते हैं। यहाँ पर वस्तु स्थायित्व क्या है, वस्तु स्थायित्व मतलब होता है चीजें जो है सामने नहीं होती फिर भी उनका जो अस्तित्व है वो बना रहता है, तो इसी को जो है वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। मान लो कि यदि जो बच्चा है वो जो है गेंद खेल रहा है, हम उसके जो भी गेंद है या खिलौने को छिपा लेते हैं, फिर भी जो बच्चा है समझ जाता है कि वस्तु उसके पास नहीं है, फिर भी उसका जो अस्तित्व है उस कमरे में बना हुआ है या वो जो चीजें अभी भी उपलब्ध है, इसी को जो है वस्तु स्थायित्व यहाँ पर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है अधिगम अक्षमताएं दिया हुआ है, दूसरे तरफ इसका जो है विशेषता दिया हुआ है, आपको यहाँ पर पहचानना है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम जो है इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिसलेक्सिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो डिसलेक्सिया किसको बोला जाता है, इसमें जो है पठन संबंधी जो विकार है इसको जो है क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। उसके बाद है डिसग्राफिया। तो इसमें डिसग्राफिया में क्या है, लेखन विकार मतलब लिखने में जो भी अवधान उत्पन्न होते हैं उसको जो है डिसग्राफिया कहा जाता है। उसके बाद है डिसकैल्कुलिया मतलब जो गणितीय गणनाओं करने में जो कठिनाई होती है उसको जो है डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। और क्या दिया है, ADHD मतलब क्या होता है, अवधान केंद्रित करने में मतलब उसको जो है बच्चा है उसको ध्यान लगाने में जो है क्लास में काफ़ी जो है परेशानी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, ADHD इसको जो है कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको जो है यहाँ पर मिला लेना था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला यहाँ पर कथन देखिए, यह है केवल दिव्यांग बालकों के लिए अलग विशेष विद्यालय की वकालत जो है करती है। दूसरा चीज क्या है, ये कक्षा में विविधता को एक बाधा न मान करके जो है समृद्ध संसाधन मानती है। तीसरा कथन दिया गया है, ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और लचीली पाठ्यक्रम पर बल देती है। और लास्ट यहाँ पर कथन दिया है चौथा नंबर, ये जो है सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद एक ही नियमित कक्षा में सीखने में समान अवसर देती है। अब इनमें से आपको बताने की कौन सा जो कथन है यहाँ पर आपका सही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है यहाँ पर आपका पूरी तरीके से सही है, लेकिन जो कथन जो पहला है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन पहला क्या दिया है, ये जो है केवल दिव्यांग बालकों के लिए अलग विशेष विद्यालय की वकालत करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समावेशी शिक्षा क्या होता है कि सभी जो बच्चे चाहे वो सामान्य हो चाहे दिव्यांग हो, उनको क्या करना है, एक ही क्लास में समान रूप से जो है शिक्षा प्रदान करना है। दिव्यांग बालकों के यहाँ पर अलग से विद्यालय या अलग उनको सुविधा प्रदान करने की बात समावेशी शिक्षा के तहत जो है नहीं किया जाता। इसी कारण से पहला जो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का जो नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा है ये जो है क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 10+2 प्रणाली है, उसके बाद है 5-3-3-4 प्रणाली, उसके बाद है 3-5-3-4 और है 5-3-4-2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 5-3-3-4। ये जो है आपका वर्तमान यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दिया जाए जो ढांचा है वो रखा गया है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के लिए आकलन या जो है निर्मात्मक का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है। चलिए अधिगम सबसे पहले क्या होता है, जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, अधिगम यहाँ पर कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति को समझ करके सुधार करते हुए जो है सामयिक प्रतिपुष्टि करता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया गया है सत्र के अंत में विद्यार्थियों को अंक और ग्रेड देकर के पास या फेल घोषित करना। तीसरा दिया हुआ है विद्यार्थियों को आपस में तुलना करके उनकी रैंक निर्धारित करना, या फिर केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर बच्चों की योजना का तय करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों और प्रगति को जो है समझ करके सुधार हेतु सामयिक पुष्टि करना। यहाँ पर जो है बच्चा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है अपनी पढ़ाई में, तो इसको जो है शिक्षक को भी समझना पड़ेगा, विद्यार्थियों को भी इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और लगातार उनके बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पर चीजें होना चाहिए ताकि वो जो है सुधार करते रहे अपनी पढ़ाई में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का सटीक उदाहरण है, यहाँ आपको बताना है। पहला यहाँ पर देखिए, राहुल परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने और उपहार पाने के लिए पढ़ाई करता है। दूसरा दिया गया है कविता शिक्षक की डांट या दंड से बचने के लिए समय पर गृह कार्य पूरा करती है। तीसरा दिया गया है सोहन अपनी जिज्ञासा को शांत करने और विषय की गहराई से समझने के लिए नई पुस्तकें पढ़ता है। और अगला यहाँ पर दिया गया है रीना जो है प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने के उद्देश्य से अभ्यास करती है। इसमें आपको क्या बताना है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। सबसे पहले समझते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब बच्चा जो है किसी भी बाहरी दबाव, चाहे वो घर परिवार का दबाव हो या फिर शिक्षक का दबाव हो, उनसे हट करके वो जो है खुद चीजों को यहाँ पर पढ़ाई करता है, समझता है, तो ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। तो उसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोहन जो है अपनी जिज्ञासा को शांत करने और विषय की गहराई को समझने के लिए जो है स्वयं नई पुस्तकें पढ़ता है। इसमें बच्चे को किसी भी तरीके से बाहरी दबाव नहीं होता, नहीं उसके माता पिता का और नहीं टीचर का। वो जो बच्चा है खुद अपने चीजों को या अपने जो पाठ्यक्रम है या अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बिना किसी दबाव के जो है पढ़ाई चालू कर देता है। इसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक जो है प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित कक्षा में जो है शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए। पहला यहाँ पर ऑप्शन है शिक्षक को एकमात्र ज्ञानदाता होना चाहिए तथा बच्चे को केवल शांत श्रोता बनना चाहिए। दूसरा दिया गया है शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए जो बच्चे को स्वयं करके सीखने के अवसर प्रदान करे। अगला चीज है शिक्षक को जो है कड़े नियम के अनुशासन बना करके बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए। और लास्ट आपका ऑप्शन दिया है शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक के उत्तर याद करवाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को स्वयं करके सीखने का यहाँ पर उनको अवसर प्रदान करना चाहिए। सिर्फ चीज़ों को जो है रटवाने से शिक्षक का काम या चीज़ों को पढ़ा देने से शिक्षक का काम नहीं चलता। बच्चे जो है कितना समझ रहे हैं और जितना आप जो है जो भी टॉपिक है उसको सरल तरीके से बच्चों को समझा पाए, तो यही क्या है शिक्षक यहाँ पर भूमिका होता है सुगमकर्ता का। और जैसे भी है उनको उनके तरीके से स्वयं चीज़ों को सीखने यहाँ पर अवसर उनको प्रदान करना चाहिए। तो ये शिक्षक की भूमिका कक्षा में होनी चाहिए। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है आपके एग्जाम्स के लिए कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।